दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आज सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के जितने भी परीक्षार्थी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं साइंस का ऐसे इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उस ऐप में कक्षा 10वीं का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ अपलोड कर दिया गया है, तो उस ऐप को डाउनलोड करके भी आप अपनी मैट्रिक की तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। दोस्तों, चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। डाउटनर टैब पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट। दोस्तों, जैसा कि आज मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना तो आता ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अलग मिला हुआ है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आपको रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। काफ़ी सिंपल है, याद भी आप सभी को हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा कि धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। क्या होता है कि धातु को जब भी हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस देता है, जबकि अधातु को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे आप कि धातु के कार्बोनेट, सल्फेट तथा नाइट्रेट होते हैं। कार्बोनेट का मतलब CO3, सल्फेट का मतलब SO4, नाइट्रेट का मतलब NO3 होते हैं, जबकि अधातु के ना ही कार्बोनेट होते हैं, ना ही नाइट्रेट होते हैं और ना ही सल्फेट होते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखेंगे आप कि धातु Cl2 यानी क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है, जबकि अधातु Cl2 यानी क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर वैद्युत सह संयोजक क्लोराइड बनाता है। उसके बाद में आज सभी अगला सवाल कुछ मैं 13 को देख पा रहे हैं, दिया गया है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, ये आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपोर्टेंट है कि साबुन और अपमार्जक में आप सभी कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप। दोस्तों, रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि साबुन में कार्बोक्सी अम्ल की एक लंबी श्रृंखला होती है जबकि अपमार्जक में बेंजीन यानी C6H6, तो बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल का एक सोडियम लवण होते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि साबुन द्वारा कठोर जल में भी कपड़ा साफ नहीं किया जा सकता है। क्या होता है कि साबुन के माध्यम से हम कठोर जल यानी कड़वे जल में कपड़ा को हम साफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी कपड़ा साफ किया जा सकता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि साबुन में आर्द्रता गुण नहीं होता है, लेकिन जितना साबुन में आर्द्रता गुण होता है उससे कहीं ज़्यादा अपमार्जक में आर्द्रता गुण पाया जाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखेंगे आप कि साबुन वनस्पति तेल से बनाया जाता है जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। तो ये रहा साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। अगला जो सवाल है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में क्यों रखा जाता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीव के आवर्त सारणी बनने की बाद हुई। उत्कृष्ट गैसों की जो खोज हुई थी ना, उस समय में मेंडलीव का आवर्त सारणी बनकर तैयार हो गया था। तो आप कुछ इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे कि उत्कृष्ट गैसों की खोज
मेंडलीव के आवर्त सारणी बनने के बाद हुई तथा दूसरी ओर ये क्रियाशील नहीं होते हैं, यानी ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में रखा जाता है। काफ़ी सिंपल जवाब है इसका। चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 15 में कि प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि आभूषण बनाने में चांदी, सोना और प्लेटिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर क्या कारण है कि जब हम लोग आभूषण बनाते हैं ना, तो प्लेटिनियम, सोना और चांदी का ही आखिर इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि प्लेटिनियम, सोना और चांदी कम क्रियाशील होता है, यानी ये अभिक्रिया बहुत कम करता है। दूसरी ओर इसमें जंग नहीं लगता है। आप सभी देखे होंगे सोना, चांदी तथा प्लेटिनियम नामक धातु में जंग कभी नहीं लगता है। दूसरी ओर इसकी चमक हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में कि एक अच्छे साबुन की विशेषता बतलावें, यानी एक अच्छे साबुन में कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं, वहीं आप सभी को इस प्रश्न में लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि एक अच्छे साबुन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित होती है। रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि एक अच्छा साबुन अल्कोहल में विलय होता है, यानी एक अच्छा साबुन को जब हम अल्कोहल के विलय में डालेंगे ना, तो वो विलय हो जाएगा, यानी घुल जाएगा। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे साबुन की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है, उसमें 10% से ज़्यादा नमी नहीं होती है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखेंगे आप कि प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। एक अच्छे साबुन की प्रमुख विशेषता ये भी होती है, जब उसे हम इस्तेमाल करेंगे, जब उसका प्रयोग में हम लाएंगे ना, तो इस्तेमाल करते समय वो चटकना नहीं चाहिए, यानी टूटना नहीं चाहिए। रोमन नंबर 4 में आप लिखेंगे कि इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। क्षार के मतलब कि कोई भी साबुन समझ लीजिए कि वो कड़वा है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उससे कुछ जलन की तरह महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वह साबुन अच्छा आपके सेहत के लिए नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 18 में कि एस्टर का उपयोग बतावें। आखिर एस्टर क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि एस्टर का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि एस्टर का उपयोग 63 पेय पदार्थ में किया जाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि एस्टर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखना होगा कि एस्टर का उपयोग मिठाई बनाने में किया जाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखेंगे आप कि एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इत्र यानी खुशबू बनाने में किया जाता है। उसके बाद में अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट तथा काफ़ी सिंपल सवाल है, मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल पूछे भी जा चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। बहुत सारे आप सभी के भी मन में आ रहा होगा कि आखिर सोडियम और पोटेशियम को हम लोग किरोसिन तेल में ही डुबाकर क्यों रखते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि सोडियम और पोटेशियम कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम किरोसिन तेल में विलय होता है और यह नहीं अभिक्रिया करता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सोडियम और पोटेशियम को हम अगर खुले स्थान पर रख देंगे ना, तो उसका ज्वलन ताप काफ़ी निम्न होता है, यानी काफ़ी कम होता है। वो कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है, यानी उसमें आग लग जाता है। दूसरी ओर क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम किरोसिन तेल में अविलय होता है। अविलय यानी उसमें घुलता भी नहीं है और ये कोई अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ का निर्माण भी नहीं करता है। यही कारण है कि हम लोग सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। और इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में कि संक्षारण क्या है। आज में समझते होंगे कि संक्षारण क्या है, अपने भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं जंग क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि धातुओं का संक्षारण वह प्रक्रिया है या वह अभिक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया कर अवांछित पदार्थों का निर्माण करता है। यह एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहलाता है। तो क्या होता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ है या कोई भी ऐसा धातु है
जो नमी हवा युक्त से अभिक्रिया कर, नमी की उपस्थिति में जब हवा से वो जब ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है ना, तो अवांछित पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे हम लोग संक्षारण करते हैं। मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि संक्षारण कैसी अभिक्रिया है। तो दोस्तों आप सभी लिखेंगे कि संक्षारण एक प्रकार का ऑक्सीकरण या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद में आप तो समझ ही गए हैं कि संक्षारण क्या होता है। चलिए हम ये भी सीख लेते हैं कि संक्षारण, अगर किसी भी धातु में संक्षारण हो गया यानी उसमें जंग लग गया है, तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं, या कुछ ऐसा उपाय हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जिससे माध्यम से हम किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो अगला जो सवाल है कि संक्षारण रोकने के उपाय बताएं, यानी कौन कौन ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से संक्षारण को रोका जा सकता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि संक्षारण रोकने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा हुआ है। तो रोमन नंबर 1 में आपको लिखना होगा कि धातु को सतह पर पेंट कर देना चाहिए। आज से ही बहुत सारे ऐसे धातु को देखेंगे जिसके सतहों पर पेंट किया जाता है, तो उसका प्रमुख तथा प्रत्यक्ष कारण यही होता है ताकि उसमें जंग नहीं लगे, उसमें संक्षारण नहीं हो। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि धातुओं की सतह पर एल्युमिनियम तथा जस्ता का परत चढ़ा देना चाहिए। किसी भी धातु को संक्षारण होने से बचाने के लिए उस धातु को एल्युमिनियम तथा जस्ता की परत अगर उस पर हम चढ़ा देंगे ना, तो वो धातु कभी संक्षारित नहीं होगा, यानी उसमें कभी जंग नहीं लगेगा। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके उससे हम संक्षारण से बचा सकते हैं। उसके बाद में अगला रोमन नंबर 4 में लिखेंगे आप कि धातुओं की सतह पर ग्रीस या वार्नी की परत चढ़ा देनी चाहिए। किसी भी धातु को हम संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके सतह पर ग्रीस तथा वार्निश की परत अगर हम चढ़ा देंगे तो उस धातु को हम संक्षारित होने से बचा सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 22 में कि अपरूपता क्या है, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। तो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार सवाल पूछा गया है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तथा ऐसे भी पूछे जाते हैं कार्बन के अपरूप कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अपरूपता क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि जब कोई भी तत्व प्रकृति में विविध भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, तो इस घटना को ही अपरूपता कहते हैं। नहीं समझे, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब कोई भी तत्व प्रकृति में विविध भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, यानी अलग अलग भौतिक गुणों के साथ अलग अलग रूपों में पाया जाता है, तो इसी घटना को हम अपरूपता के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम ये सीख लेते हैं कि इनके अपरूप क्या होते हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। तो आखिर कार्बन के 2 अपरूप क्या होते हैं। तो पहला जो अपरूप होते हैं वो हीरा होते हैं और दूसरा होते हैं ग्रेफाइट। उसके बाद में हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 23 में दिया गया है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, इस बात का नहीं। जब भी आप गर्म जल का टैंक देखे होंगे ना, तो उसमें जो भी इस्तेमाल किया जाता है धातु को तांबे का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस्पात लोहा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब आपको लिखना होगा कि तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती है। तांबा को अगर आप, जैसे तांबा है, तांबा को अगर आप जल से यानी H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो किसी भी परिस्थिति में अभिक्रिया नहीं कर सकती है, किंतु लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, इस बात का नहीं। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आखिर क्या कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है लेकिन इस बात का नहीं होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। वहीं भी बात करते हैं लोहा की, तो लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग किया जाता है, इस्पात लोहा का नहीं। उसके बाद में अगला जो सवाल है हम आप सभी को बता रहे हैं क्वेश्चन 25 में कि दिया गया है कि धातु कर्म क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ये भी सवाल आपसे 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि आखिर धातु कर्म क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और इसके उपयोग में लाने के पूर्व, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और इसके उपयोग में लाने के पूर्व यानी लाने के पहले शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया की जाती है।
तो अयस्कों के धातु के निष्कर्षण तथा उपयोग में लाने के पूर्व यानी पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। तो आइए हम लोग ये जान लेते हैं कि धातु कर्म किन किन पदों पे आधारित है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि धातु कर्म के प्रमुख पद निम्नलिखित हैं। रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आपकी अयस्कों का सांद्रण, उसके बाद में आप लिखेंगे निष्पादन तथा भर्जन, उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखेंगे आप अवकरण, रोमन नंबर 4 में लिखेंगे आप अशुद्ध धातुओं का शोधन। उसके बाद में अगला सवाल अम्ल तथा क्षार तथा लवण वाले चैप्टर से लिया गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी मज़ेदार सवाल है, उम्मीद है कि आप सभी को याद भी हो जाएगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा बातों को कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आपसे ऐसे आपको आंसर ऐसे लिखना होगा कि अम्ल और क्षार में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित अंतर कौन कौन है? रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में तीखा होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को याद भी हो रहा होगा कि अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है और क्षार स्वाद में तीखा होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में आप लिखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। काफ़ी इसका केवल उल्टा बोल देना है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि लाल लिटमस पत्र को क्षार नीला कर देता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है जबकि क्षार जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखेंगे आप कि अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है जबकि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। उसके बाद में आज सभी लिखेंगे रोमन नंबर 5 में कि अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है जबकि क्षार मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। तो इस प्रकार से आप ये भी सीख लिए हैं कि अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर होता है। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए जितने भी क्वेश्चन का मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, इस सभी क्वेश्चन आप अगर आप चाहते हैं मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया है, मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं www.questionforexam.com और questionforexam.com पे जाके आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं ताकि और जाके वहाँ पे क्विज भी खेल सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 27 में कि पीएच स्केल क्या है। मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है और ये भी सवाल इस बार आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। तो काफ़ी सिंपल इसका जवाब आप सभी को बता रहे हैं कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके माध्यम से जिसके द्वारा किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता मापी जाती है। तो ये आप समझ लिए कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके माध्यम से किसी विलयन का उदासीनता, अम्लीयता तथा क्षारीयता मापी जाती है। इसके बाद में आज से ही फुल स्टॉप दे के लिखेंगे कि इसका जो आविष्कारक है यानी पीएच स्केल का आविष्कार HP सोरेंस महोदय ने किया था, जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। जब भी किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर यानी 1 से लेकर 7 के बीच में होता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। और किसी विलयन का पीएच मान 7 यानी 7 के बराबर होता है तो वह विलयन उदासीन कहलाता है। और किसी भी विलयन के लिए पीएच मान बराबर -log हाइड्रोजन आयन होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा किसी भी विलयन का अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता मापी जाती है। इसका आविष्कार HP सोरेंस महोदय ने किए थे, जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। जब भी किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है और 7 होता है तो वह विलयन उदासीन होता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि ज्वाला क्या है। काफ़ी मज़ेदार सवाल है और पिछले भी क्लास में आप सभी पढ़ लिए होंगे कि ज्वाला यानी ज्वलन ताप क्या है। तो दोस्तों आपसे बता दें, ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। ठीक है।
कोई ठोस द्रव ईंधन भी ज्वाला के साथ जल सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा ठोस द्रव है ना, ठोस हो चाहे द्रव हो, मगर ईंधन होना चाहिए, वो आसानी से ज्वाला के साथ जल सकता है, उसका अंत हो सकता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 29 में कि श्वसन एक मंद दहन है कैसे। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि श्वसन कैसा दहन है या एक मंद दहन का उदाहरण दे, तो क्वेश्चन का सही जवाब श्वसन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया है कि श्वसन एक मंद दहन है कैसे। तो देखिए, श्वसन तो आप सभी जानते होंगे कि सांस लेने की छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास यानी श्वसन कहते हैं। और यहाँ पे मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, और दहन का मतलब होता है जलना। तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, श्वसन जो हमारी प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे आग लगने के समान एक दहन होता है, वो कैसे होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि श्वसन में ली गई ऑक्सीजन, यानी सांस लेने में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कोशिकाओं में संचित ग्लूकोज की अणुओं का ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप मंद गति से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि श्वसन को हम लोग मंद दहन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या होता है कि श्वसन क्रिया के दौरान जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, तो जितने भी कोशिका में संचित ग्लूकोज के जब छोटे छोटे जो अणु होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि धीरे धीरे यानी मंद गति से, मंद गति का मतलब धीरे धीरे गति से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी धीरे धीरे उसमें आग लगती है। यही कारण है कि श्वसन को हम लोग मंद दहन कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन 30 में ये रहा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी यौगिक के लवण विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण करता है। तो कोई भी ऐसा तत्व है या यौगिक है, ठीक है, हम बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, यानी सबसे जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जो होता है, वो किसी भी यौगिक या लवण के विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, यानी वहाँ से भेजा देता है, मिला देता है, तथा नए यौगिक का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। अब देख लीजिए ना, इसी उदाहरण को देख लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि Fe का मतलब क्या होता है, फेरस होता है यानी लोहा। और यहाँ पे दिया गया है कि CuSO4, यहाँ पे दिया है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे अगर हम तुलना करेंगे Fe यानी फेरम में यानी लोहा में, उसके बाद में यहाँ पे Cu दिया गया यानी कॉपर में, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु है फेरस है यानी लोहा है Fu, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है, कॉपर है। तो जब क्या होगा कि कॉपर सल्फेट को हम Fe यानी लोहा से अभिक्रिया कराएंगे ना, तो कम अभिक्रियाशील को मिला देगा, यानी Cu को क्या करेगा, इधर मिला देगा कि चल भाई यहाँ से निकल ले, और यहाँ पे क्या करेगा, Cu की जगह पे फेरस वहाँ पे जाके उसका जगह ले लेगा। तो जब इसका हम लोग अभिक्रिया कराएंगे Fe + CuSO4, तो यहाँ पे बनेगा FeSO4, और प्लस में क्या बचेगा, ये बेचारा Cu को इधर मिला देगा, तो यहाँ पे अकेले बचेगा Cu यानी कॉपर। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 31 में कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। काफ़ी मज़ेदार सवाल है कि अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो कोई भी ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया करने के लिए सक्षम होता है, कहता है कि भाई हम भी अभिक्रिया करेंगे, हमको भी रख लो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि उत्पाद किसे कहते हैं। तो जब कोई भी पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और तो निश्चित है कि जब अभिक्रिया में भाग लेगा तो नया तत्व या यौगिक तो बनबे करेगा, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, दिया गया 2Mg + O2। या आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि Mg के मतलब मैग्नीशियम और O2 के मतलब ऑक्सीजन गैस। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी MgO बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Mg एक तत्व है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी एक प्रकार का तत्व है। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग अभिकारक बोलेंगे। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो निश्चित है कि एक नया तत्व का निर्माण करेगा, नया यौगिक का निर्माण करेगा। तो Mg को यानी मैग्नीशियम को O2 यानी ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराती हैं तो वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों तत्व हो जाएगा अभिकारक, और यहाँ पे एक यौगिक का निर्माण किया, उसे हम लोग उत्पाद कहेंगे।
तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, आप अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मेरा मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप अपनी मैट्रिक की तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।